नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार में, जहां पे आपका बड़ा भाई आपके सामने आ चुका है बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही कंसेप्चुअल क्लास को लेके। तो साथियों, आज की क्लास के अंदर हमारा जो मेन टॉपिक है वो है मानव का अंतःस्रावी तंत्र। यानी कि हम आज बात करने वाले हैं मानव के यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। अब मैं देखिए बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से आपको बहुत सारा कंसेप्ट है जो डिटेल से बताने वाला हूँ कि हमारे शरीर के अंदर जो अंतःस्रावी तंत्र होता है वो होता क्या है, इसकी आवश्यकता क्या पड़ती है, क्यों हमें मानव के अंतःस्रावी तंत्र के यहाँ पे इतना सारा अध्ययन करना चाहिए। तो आपको मैं बहुत सारा कंसेप्ट है साथी जो डिटेल से बताने वाला हूँ, जरा बोर्ड पे देखिए ध्यान से। हम देखिए जब मानव के अंतःस्रावी तंत्र की बात करते हैं तो इसके अंदर साथियों अध्ययन किया जाता है हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले ग्रंथियों का। और वो ग्रंथियां होती है साथियों जो हमारे अंदर के वाले भाग में पाई जाती हैं। मतलब सर कि सारी की सारी ग्रंथियां तो अंदर ही पाई जाती हैं। मेरा कहने का मतलब यह है साथियों, मैं उन ग्रंथियों की बात करने वाला हूं जिनके द्वारा एक यहाँ पे रासायनिक पदार्थ निकलता है जिसे हार्मोन्स कहते हैं। मतलब हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स का विकास करने वाला जो तंत्र है, जिसके माध्यम से हार्मोन्स बाहर निकलते हैं, उस तंत्र का जो अध्ययन किया जाएगा वो यहाँ पे अंतःस्रावी तंत्र में किया जाएगा। अंतःस्रावी तंत्र समझ गए? तो एक ऐसा तंत्र है जिसमें हार्मोन्स का विकास होता है जो हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे हार्मोन्स के विकास के लिए यहाँ पे सहायता प्रदान करते हैं। सर ये हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों एक होते हैं, अलग अलग होते हैं? दोनों बेटा अलग अलग होते हैं। हार्मोन्स अलग हैं, एंजाइम्स अलग हैं, दोनों की क्रिया करने की जो क्षमता है वो कैसी है, अलग अलग है। मैं उन्हीं सबको लेके बहुत डिटेल से आपको सारी सारी बातें बताने वाला हूं। तो हम मानव शरीर के अंदर उस तंत्र की बात करेंगे जिसके अंदर से सीधे सीधे क्या निकलते बेटा, हार्मोन्स निकलते हैं। मतलब एक ऐसे रासायनिक पदार्थ निकलते हैं जो हमें हार्मोन्स कहलाते हैं। ये हम सब चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं। तो पहला छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन ये बनता है सर कि इसमें अध्ययन क्या किया जाएगा। देखिए ध्यान से, तो मैं एक एक करके बेटा आपको सारी सारी बातें बहुत डिटेल से बताने वाला हूँ। बोर्ड पे देखिए ध्यान से। देखिए सब, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे बहुत सारी चीजें पाई जाती है। तो मानव शरीर का बेटा जो निर्माण होता है, देखिए वो होता है किसके द्वारा बच्चे? तो पहला है कोशिकाओं के द्वारा। और कोशिकाओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। कोशिकाएं यहाँ पे देखिए बेटा ऊतक का निर्माण करती है। और ऊतक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टिश्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यूज बोलते हैं। बहुत सारी ऊतक मिलकर देखिए बच्चे अंग का निर्माण करती है और अंग को कहा जाता है ऑर्गन्स। और यहाँ पे अंग देखिए बेटा मिलकर यहाँ पे तंत्र का निर्माण करते हैं। और तंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखिए सिस्टम बोलते हैं। आजकल ये शब्द बहुत फेमस हो रहा है, ठीक है, सिस्टम। और लास्ट में देखिए बच्चे हमारे फिर यहाँ पे शरीर का निर्माण होता है। और शरीर को हम क्या बोलते हैं? कि बॉडी बोलते हैं। आप एटलीस्ट बायोलॉजी के अंदर इतना तो पढ़ ही चुके हैं बहुत डिटेल से। देखिए साहब, अब एक छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट है साहब, इस कंसेप्ट को देखिए ध्यान से। तो मैंने बताया देखिए कोशिका यहाँ पे ऊतक बनाएंगी, ऊतक यहाँ पे अंग बनाएंगे, अंग यहाँ पे तंत्र बनाएंगे, तंत्र यहाँ पे शरीर का निर्माण करेंगे। ये छोटा सा पॉइंट है। अब हमें देखिए इसके बीच में एक छोटे से भाग को बेटा पकड़ना है। और यहाँ पे छोटा सा जो प्यारा सा भाग आने वाला देखिए वो है हमारा कौन सा? अंग होने वाला। देखिए अब मैंने जब अंग की बात की है तो अंग को मैंने इतना हाईलाइट क्यों किया है, इसके पीछे रीजन है। क्योंकि हम जब अंग की बात करते हैं तो अंग हमारे शरीर के अंदर बेटा किसका निर्माण करता है? देखिए ग्रंथियों का निर्माण करता है जिसे ग्लैंड्स कहते हैं। सर ग्लैंड्स क्या होती हैं? आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, देखिए ध्यान से। जैसे अगर मैं बात करूं बच्चे, देखिए हम जब बात करते हैं अंग के बारे में तो अंग को आपने क्या किया? देखिए बेटा बेसिकली दो भागों में तोड़ दिया, सुनो ध्यान से। तो एक होता है अंग जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? देखिए ऑर्गन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गन्स बोलते हैं। छोटा सा प्यारा सा पॉइंट है ये, हमारा छोटा छोटा पॉइंट समझ गए। अब देखिए बच्चे कि कार्य के आधार पे इसे आपने क्या किया है? दो भागों में तोड़ना शुरू कर दिया है। तो अंग को हमने क्या किया बेटा? दो भागों में तोड़ दिया। तो सबसे पहले देखिए बच्चे हमारा अंग ही आता है और अंग को हम क्या बोलते हैं? देखिए ऑर्गन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए ऑर्गन्स बोलते हैं। छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिएगा। और एक होती है साथियों जिसे हम बोलते हैं ग्रंथि। क्या बोलते हैं? यहाँ पे ग्रंथि बोलते हैं। और ग्रंथि को देखिए बच्चे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखिए तो इसे कहा जाता है ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स बोलते हैं। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो हमारे अंग है ये बेसिकली दो भाग में, देखिए पहला अंग है और दूसरा कौन सा? हमारा ग्रंथि होती है। अब यहाँ पे जरा समझिएगा कि सर अंग और ग्रंथि में बेसिक डिफरेंस क्या है, देखिए ध्यान से। तो इनके द्वारा यहाँ पे कोई एक विशेष कार्य किया जाता है, देखिए ध्यान से। तो इनके द्वारा कोई एक ही विशेष कार्य किया जाता है, देखिए ध्यान से। मतलब हम जब बात करते हैं तो कोई एक विशेष कार्य के लिए कोई एक विशेष कार्य जो किया जाता है, ठीक है, तो कोई यहाँ पे स्पेसिफिक जो वर्क होता है बच्चे, स्पेसिफिक स्पेसिफिक जो वर्क होता है वो यहाँ पे अंग के द्वारा किया जाता है। ये छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे समझिएगा। देखिए लेकिन हम जब बात करते हैं ग्रंथि के बारे में तो ग्रंथि देखिए बच्चे यहाँ पे अनेक कार्य करती है, जरा समझिए। तो ये हमारे शरीर के अंदर देखिए अनेक कार्य करती है। ये
अधिक यहाँ पे सक्रिय होती है, छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिएगा। तो ये इनके द्वारा अनेक कार्य किए जाते हैं। इनके अंदर से बहुत सारे देखिए बच्चे जो रसायन होते हैं, जरा समझिए। तो इनके अंदर से बहुत सारे रसायन का बेटा देखिए यहाँ पे निर्माण होता है। तो इनमें बहुत सारे रसायन का निर्माण भी होता है और इनके अंदर से बहुत सारे रसायन का स्त्रावन भी होता है। देखिए अगर मैं इसे इंग्लिश में बोलना शुरू कर दूं बेटा, तो जरा समझने का प्रयास करना कि इनके अंदर देखिए जो रसायन होते हैं वो बेटा यहाँ पे प्रोड्यूस भी होते हैं, साथ ही साथ में देखिए इनके अंदर से जो रसायन है वो यहाँ पे सीक्रेट होते हैं, सीक्रेशन भी होता है। तो छोटा सा कंसेप्ट समझो। देखिए जब कोई एक विशेष कार्य किया जा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, देखिए तो आंसर है अंग बोलते हैं। जब एक से अधिक कार्य किए जा रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, देखिए ग्रंथि बोलते हैं। इसमें बेसिक अंतर क्या है, जैसे मैं अगर आंखों की बात करूंगा तो हमारे आंख देखा जाए तो बेटा बेसिकली एक ही काम करते हैं, देखने का काम करते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले संवेदी अंग होते हैं। लेकिन हम जब बात करते हैं साथियों तो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है लीवर, और लीवर एक काम करता है, बहुत सारे काम करता है, बहुत सारे काम करता है। तो लीवर भी देखा जाए तो एक प्रकार का अंग ही होता है, लेकिन इसकी एक काम नहीं है, इसके बहुत सारे काम है साहब। ये हमारे शरीर के अंदर देखिए यहाँ पे विटामिन ए को संरक्षित करता है, यहाँ पे ग्लूकोज का भंडारण करता है, पित्त रस का निर्माण करता है, बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है, हमारे रक्त को शुद्ध करने में सहायता प्रदान करेगा। तो बहुत सारे कार्य हैं जो यकृत के द्वारा किए जाते हैं। तो जो अंग किसे कहते हैं, तो जो स्पेसिफिक कार्य हो उसे अंग कहेंगे। और ऐसे अंग जो यहाँ पे अनेक कार्य करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ग्रंथि कहते हैं। तो अनेक कार्य करने वाले बेटा देखिए अनेक कार्य करने वाले अंग, सुनो ध्यान से। तो अनेक कार्य करने वाले जो अंग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे, देखिए तो आंसर है ग्रंथि कहते हैं। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये भी वास्तव में क्या है देखिए बच्चे, तो एक प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं जिनके काम एक होते हैं, एक से अधिक होते हैं, एक से अधिक होते हैं। ये छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, देखिए ध्यान से। अब क्या किया देखिए, हमने इसको दो भागों में तोड़ दिया, सुनो ध्यान से। तो जो ग्रंथियां होती है इनको हमने क्या किया देखिए बच्चे, दो भागों में तोड़ना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले हमारे सामने आती है जिसको बोलते हैं अंतःस्रावी। क्या देखिए बच्चे, तो सुनो ध्यान से। तो सबसे पहले हमारे सामने जो आने वाली ग्रंथि है इनको हमने नाम दिए कौन सी, अंतःस्रावी ग्रंथियां। और हमारे सामने देखिए आने वाली जो दूसरी ग्रंथियां हैं, इस ग्रंथियों को हमने बेटा नाम देखिए तो आंसर है बहिस्रावी ग्रंथियां। तो हमारे पास में ग्रंथियां बेटा दो प्रकार की होती हैं, एक होती है अंतःस्रावी, एक होती है बहिस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथियों को इंग्लिश में जो नाम दिया जाता है उसे बोलते हैं एंडोक्राइन। क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। ये छोटा सा पॉइंट है। और बहिस्रावी ग्रंथि की हम जब बात करेंगे तो इसे इंग्लिश में देखिए बेटा कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इसे क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ गए। तो आपको मैं अभी बहुत डिटेल से बताऊंगा, डिफरेंस बताऊंगा इन दोनों के बारे में, क्या डिफरेंस होता है। पहले आप ये समझिएगा कि हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले जो अंग होते हैं इन्हें कार्य के आधार पर दो भागों में तोड़ दिया गया। अगर एक ही कार्य करता है तो हमारे अंग बन जाते हैं, और एक से अधिक कार्य करने वाले जो अंग होते हैं साथ में क्या बोलते हैं, ग्रंथि बोलते हैं। जैसे मैं उदाहरण का आपको एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा। अगर देखिए बेटा जैसे मैं बात करता हूँ लीवर के बारे में, आप जरा लीवर को देखिए साहब, हमारा जो यकृत है। देखिए बच्चे, तो हम जब लीवर की बात करते हैं तो लीवर हमारा किस में शामिल है, तो देखिए लीवर की हम बात करते हैं, देखिए तो लीवर बेटा हमारे शरीर के अंदर एक प्रकार की ग्रंथि मिलती है। अब मैं ये बताऊंगा कि कौन सी ग्रंथि होती है, हम बताएंगे, टेंशन ना लेना। तो समझ के छोटा सा पॉइंट। अगर देखिए मैं बात करता हूँ यहाँ पे त्वचा के बारे में, स्किन के बारे में, तो हमारी जो स्किन है, जो त्वचा है बेटा किस में शामिल, देखिए हमारे अंग में शामिल है। इसी तरह से देखिए हम जब बात करते हैं बेटा आंत के बारे में, तो आंत हमारा किस में शामिल, देखिए बच्चे तो आंसर है अंग में। ये आंत छोड़ो, हमारी आंख की बात करते हैं कि बच्चे तो आंख हमारे किस में शामिल है, अंग में शामिल है। अगर हम देखिए बेटा बात करते हैं ब्रेन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में, तो मस्तिष्क हमारा किस में शामिल है, अंग में शामिल है। मस्तिष्क हमारी ग्रंथि नहीं है, समझो ध्यान से। इसका एक ही काम है हमारे शरीर के अंदर नियंत्रण को बनाए रखना। इसके अलावा देखिए हमारे शरीर के अंदर इसका कोई भी अलग कार्य नहीं होने वाला। तो ये छोटा छोटा प्यारा प्यारा कंसेप्ट है जो आप यहाँ पे समझ होंगे, इसमें गलती मत कीजिएगा। अच्छी तरीके से फैक्चुअल ये सारी की सारी बातें मैंने उसको समझा दी है, ठीक है। देखो ध्यान से, क्लियर है सारी बातें, चलो। समझ गए, चलो। अब देखिए बच्चे हम यहाँ पे बात करेंगे इनके बारे में। ये सब ग्रंथि हमारे पास दो प्रकार की होती है और कैसे कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, फिर आपको मैं एक एक करके बेटा सारा का सारा फंडामेंटल पहले क्लियर कर दूंगा, ठीक है। पहले आपको फंडामेंटल्स यहाँ पे क्लियर करने हैं, उसके बाद देखिए मैं आगे चलूंगा, ठीक है, टेंशन ना लेना। देखो ध्यान से। अब देखिए बच्चे हम जब बात करते हैं यहाँ पे ग्रंथि के बारे में,
तो ग्रंथि को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो ग्रंथि को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स बोलते हैं। अब जैसा मैं आपको बता चुका हूं अभी कि हमारे पास में दो तरह के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। देखिए ध्यान से, तो मैं एक एक करके बेटा इनके बारे में स्पेसिफिकली सारी की सारी बातें बताने वाला हूँ कि हमारे शरीर में कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, कैसे पाए जाते हैं और किस प्रकार के ग्लैंड की जो विशेषता है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। मैंने एक छोटा सा कॉलम बना दिया है, तो एक काम करते हैं, कॉलम जो बनाए रहे हैं ना तो उसको हटा देते हैं। रुक जाओ, ठीक है, अब सही है। देखिए, तो हमारे सामने देखिए दो तरह की ग्रंथि आने वाली बच्चे। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। बेटा मेरी राइटिंग ठीक ठाक है, इतनी बेकार नहीं है, आप पढ़ते रहो आराम से। और सारे के सारे कमेंट्स बेटा देखिए मैं बाद में पढ़ूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पहले पढ़ाना है। तो हम देखिए बच्चे यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में? देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। और अंतःस्रावी ग्रंथि को इंग्लिश में देखिए बेटा कहा जाता है क्या? तो आंसर है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। इसी तरह से देखिए साथियों, हम जब बात करेंगे तो हम देखिए बच्चे यहाँ पे बात करने वाले हैं बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में। और बहिस्रावी ग्रंथि को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? देखिए बच्चे, तो बहिस्रावी ग्रंथि को इंग्लिश में कहा जाता है यहाँ पे एक्सोक्राइन। क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। तो आप इसे यहाँ पे जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे हमारे शरीर के अंदर दो तरह के ग्लैंड्स मिलेंगे आपको। तो पहला कौन सा बच्चे? अंतःस्रावी है, दूसरा कौन सा? बहिस्रावी है। जस्ट हैव अ लुक ओवर इट। आप इसके ऊपर देखने की कोशिश कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। देखो, अब मैं ना एक एक करके पहले डिफरेंस जो है वो बताना शुरू कर देता हूँ पहले दोनों के बारे में। उसके बाद हम यहाँ पे सारी की सारी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए क्या है बेटा, आपको मैं पहले क्लिक कर दूं, छोटा छोटा पॉइंट है, बहुत अच्छी तरह से देखिए, बहुत प्यारा पॉइंट बताता हूँ। देखिए ध्यान से, एप्लीकेशन पे हम जब पढ़ते हैं ना साथियों तो इसी तरह से पढ़ते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन पे मैं आपको चाहता हूँ कि प्रॉपर नोट्स बनाएं। क्योंकि देखिए बेटा, आपको जब यहाँ पे आप एप्लीकेशन पे आओगे ना या आ रहे हो, तो एप्लीकेशन पे आप चाहते हैं कि आप पूरा प्रॉपर नोट्स के साथ पढ़ें। और जब तक नोट्स नहीं होंगे तब तक क्या फायदा पढ़ने का, है ना? देखिए, और मैं हमेशा कहता हूं साथियों, प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। अच्छी चीजें, अच्छा कंसेप्ट बनने में थोड़ा सा समय लेती है। देखिए मैं आपको बताऊं, आप एक बार कंसेप्ट पढ़ेंगे जिंदगी में कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको एक बार तो निवेश करना पड़ेगा समय के अंदर। अगर आप कह सके नहीं नहीं सर हमें तो जल्दबाजी में सारा बता दो, बेटा जल्दबाजी में बता देंगे सारा का सारा, लेकिन जल्दी भूल भी जाओगे। कंसेप्ट एक ऐसी चीज है जो समय लेती है साहब, लेकिन आपको थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा, मुझे भी डेडिकेटली, ठीक है? आ जाओ, देखो ध्यान से। अब हम जब बात करते हैं यहाँ पे ग्रंथि के बारे में, अंतःस्रावी ग्रंथि है और कौन सी बच्चे? बहिस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि की हम जब बात करते हैं बच्चे, तो ये यहाँ पे कैसे होते हैं? देखिए ध्यान से, तो ये हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, शरीर के बाहर देखिए शरीर के अंदर मिलते हैं। देखिए इनका जो आकार होता है बेटा, जरा समझो, देखो ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है देखिए कि इनका जो आकार होता है ये बहुत ही ज्यादा छोटा सा होता है। देखिए, तो यहाँ पे बड़ा बड़ा आकार नहीं, छोटा सा आकार है। हम देखिए जब बात करते हैं साथियों, तो ये यहाँ पे कम सक्रिय होते हैं, देखिए अधिक सक्रिय होते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए बच्चे काफी ज्यादा सक्रिय होते हैं, हाईली एक्टिव होते हैं। अब इनके अंदर से देखिए बच्चे एक तरह का यहाँ पे रासायनिक पदार्थ निकलता है, जरा समझिए ध्यान से। और जो इसकी मेन डेफिनेशन आने वाली है मैं बताऊंगा मेन डेफिनेशन क्या। देखिए, इनके अंदर से एक तरह का यहाँ पे रासायनिक पदार्थ निकलता है, और इनके अंदर से बच्चे देखिए निकलने वाला जो रासायनिक पदार्थ है, इस रासायनिक पदार्थ को ही क्या कहा जाता है? हार्मोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। देखिए, तो इनके अंदर से निकलने वाला जो रासायनिक पदार्थ है, इस रासायनिक पदार्थ को हम क्या बोलते हैं कि बच्चे? हार्मोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। इट मींस हार्मोन्स का जो निकलना है ये कहां से है? अंतःस्रावी से, बहिस्रावी से, अंतःस्रावी से। अब एक छोटा सा प्यारा सा फैक्ट यहाँ पे समझिए, जो सबसे मेन डेफिनेशन बताता है इसकी, वो ये है कि ये देखिए बच्चे यहाँ पे कैसी होती है? तो ये नलिका विहीन होती है, मतलब इनके अंदर यहाँ पे नलिका नहीं पाई जाती। इट मीन्स यहाँ पे साथियों हम जब बात करते हैं तो इनके अंदर यहाँ पे किसी प्रकार से नलिकाएं नहीं होती है, नली नहीं होती है। दीज आर दी डक्टलेस ग्लैंड। कैसे देखिए यहाँ पे? डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। ये छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट यहाँ पे समझना, ये कैसी बच्चे? नलिका विहीन ग्लैंड्स मानी जाती हैं। मतलब इनके द्वारा निकलने वाला जो सीधे सीधे रसायन होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं? हार्मोन्स बोलते हैं, वो सीधे सीधे रक्त में जाके मिल जाता है। देखिए ध्यान से, मतलब हम जब बात करेंगे हार्मोन्स के बारे में, तो हमारे शरीर में निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो सीधे जाके किस में मिलते हैं? देखिए बच्चे, तो सीधे जाकर, ठीक है, तो हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो सीधे जाके बेटा देखिए किस में मिल जाते हैं? तो आंसर है रक्त में मिल जाते हैं। किस में? देखिए बेटा रक्त में मिल जाते हैं। ये छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट यहाँ पे समझिएगा, बहुत ही बढ़िया। देखिए ध्यान से, मतलब हार्मोन्स की हम जब बात करते हैं तो हार्मोन्स ऐसा नहीं है
कि पहले जाएंगे फिर किसी और में मिलेंगे फिर कहीं और जाने वाले हैं, तो ये सीधे जाके हमारे शरीर के अंदर रक्त में मिल जाते हैं। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। देखिए हम जब बात करते हैं तो ये अधिक सक्रिय होते हैं और इन्हें सक्रिय करना पड़ता है। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिए देखिए। और इन्हें हम देखिए जब बात करते हैं तो और इन्हें देखिए बच्चे यहाँ पे क्या करना पड़ता है, सक्रिय करना पड़ता है। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझो ध्यान से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं, तो इन्हें यहाँ पे थोड़ा बहुत क्या होता है कि बच्चे, तो आंसर है सक्रिय करना पड़ता है। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा नहीं है सबके साथ में लागू है, लेकिन हाँ कुछ कुछ ग्रंथि ऐसी है जिन्हें हम क्या करते हैं, सक्रिय करते हैं, ठीक है। ये छोटा सा फैक्ट मैंने बता दिया, देखिए ध्यान से। अब हमारे शरीर के अंदर हम जब बात करते हैं देखिए हार्मोन्स के बारे में, तो हार्मोन्स हमारे शरीर में करते क्या है, ये छोटा सा प्यारा सा देखिए फैक्ट है जो बनेगा आपसे एग्जामिनेशन के अंदर, कि हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स की जो भूमिका है ये बेसिकली क्या क्या होने वाली है, किस प्रकार की होने वाली है। तो मैं एक एक करके आपको सारा का सारा फैक्ट है जो डिटेल से बताने वाला हूँ, और बहुत ही कंसेप्चुअली आपको सारी की सारी बातें इसमें समझ में आ जाएंगी, देखिए ध्यान से। तो हार्मोन्स की हम सबसे पहले देखिए बेटा जब बात करते हैं तो ये हमारे शरीर के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। देखिए तो हमारे शरीर का जो विकास होता है, हमारे शरीर की जो ग्रोथ होती है उसमें सहायता प्रदान करते हैं। पहली बात तो ये हमारे शरीर के अंदर देखिए ऊर्जा के स्तर को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा के स्तर को बेटा बचाने का काम कौन करता है, हार्मोन्स करता है। हमारे शरीर में हार्मोन्स की कमी से देखिए बेटा बीमारियां हो जाती है। किसकी कमी से, देखिए तो आंसर है हार्मोन्स की कमी से। सुनो, तो हमारे शरीर के अंदर जब हार्मोन्स की कमी होती है, ये हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो हार्मोन्स के अनियंत्रित हो जाने पर, मतलब या तो कमी हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो हार्मोन्स की बेटा हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे बीमारी की जब बात करेंगे साथियों, तो यहाँ पे बीमारी होती है किस कारण से, हार्मोन्स की मात्रा ज्यादा होने पर या ज्यादा या कमी होने पर। ये छोटा सा पॉइंट हमें समझ गए। और हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन्स की हम बात करते हैं साथियों, तो हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे जैविक क्रियाओं जो, तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का स्तर हो गया, हमारे शरीर में शरीर का विकास हो गया, बीमारी हो गया। और हमारे शरीर के अंदर देखिए बेटा संपूर्ण विकास के लिए ये हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे उस ग्रंथि की जो कार्य क्षमता होती है, या ऐसा कर दो, जो जो हार्मोन्स होते हैं बेटा वो अन्य ग्रंथियों को सक्रिय करते हैं, अन्य ग्रंथियों को सक्रिय करते हैं, ठीक है। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिए, देखिए ध्यान से। क्लियर है सारी बातें, ये मैंने बता दिया आपको देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे हार्मोन्स का निर्माण होता है। अच्छा, हार्मोन्स के बारे में एक छोटा सा प्यारा सा फैक्ट देखिए बेटा बनता है, सुनो। इनका निर्माण भी यहाँ पे किसके द्वारा होता है, देखिए बच्चे, तो ये भी एक तरह के यहाँ पे प्रोटीन के पदार्थ है। कैसे पदार्थ है कि प्रोटीन के पदार्थ हैं, तो गलती मत कीजिएगा कि हार्मोन्स भले ही जरूर हैं लेकिन बनते किससे बच्चे, देखिए प्रोटीन के पदार्थों से हैं। तो ये सारे के सारे फैक्ट मैंने समझा दिए आपको हार्मोन्स के बारे में, हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा बहुत ही बड़े तरीके से कि इनका आकार यहाँ पे छोटा है, अधिक यहाँ पे सक्रिय होते हैं, रासायनिक देखिए पदार्थ निकालते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं, नलिका विहीन होती है, और इनके अंदर से निकलने वाला साथियों जो रासायनिक पदार्थ है, इस रासायनिक पदार्थ को हम क्या बोलते हैं कि हार्मोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं। और हार्मोन्स की जब बात करते हैं तो हार्मोन्स सीधे किसमें आते हैं, देखिए रक्त में जाके मिल जाते हैं। इनके अंदर यहाँ पे क्या नहीं पाई जाती बच्चे, देखिए तो आंसर नलिकाएं नहीं पाई जाती। क्या छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है, जल्दी बताइए। देखिए बच्चे, मैं पहले ही कहता हूं कि हर एक क्या बोलते हैं उसको, सब्जेक्ट का ना बेस होता है, हर एक टॉपिक का बेस होता है। तो अंतःस्रावी तंत्र आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका ये बेस है। अगर आप इस बेस को नहीं समझेंगे तो मैं कितना भी पढ़ा दूं, कितना भी एनिमेशन से पढ़ा दूं, कितना भी डिटेल से पढ़ा दूंगा, आप उस बेस को नहीं समझ पाएंगे। तो मैं पहले कहता हूं देखिए साथियों, बेस बनाने में समय लगता है। आप घबराओ नहीं, आपका सिलेबस बहुत आराम से हो जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और ये देखिए हमेशा बेटा कहता हूँ कि सिलेबस से ज्यादा प्रायोरिटी है आप जिस टॉपिक को पढ़ते हैं वो टॉपिक आपके मन में बस जाए, मेरा हमेशा मानना ये है, छोटा सा, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, ये सारा का सारा फैक्ट मैंने बता दिया। अब आते देखिए बच्चे किस पे, देखिए बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में। देखिए बहिस्रावी ग्रंथियों के अंदर भी आपको बहुत सारे फैक्ट हैं जो देखने को मिलेंगे, इन सारे फैक्ट को ज्यादा समझिए। देखिए तो इनका जो आकार होता है देखिए साथियों, वो सामान्यतः बड़ा है, छोटा सा होता है। देखिए तो इनका आकार सामान्यतः देखिए थोड़ा सा बड़ा होता है। एक सेकेंड देखिए, तो हम जब देखिए बेटा बात करते हैं इनके आकार के बारे में,
तो इनका आकार देखिए थोड़ा सा बड़ा होता है। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। ये भी देखिए बेटा हमारे सक्रिय होते हैं, कम सक्रिय होते हैं। तो ये भी देखिए बच्चे अधिक सक्रिय होते हैं। कैसे होते हैं? अधिक सक्रिय होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर यहाँ पे सक्रियता कम मिल जाए। तो ये भी देखिए बच्चे यहाँ पे कैसे होते हैं, देखिए तो आंसर है हाईली एक्टिव होते हैं। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ये भी कैसे बच्चे अधिक सक्रिय होते हैं, लेकिन ये आपस में कनेक्ट, इन्हें सक्रिय नहीं करते हैं। देखिए ये ऑटोमेटिकली सक्रिय हो जाते। ये देखिए बच्चे हम जब बात करते हैं देखिए तो ऑटो स्टिमुलेट होते हैं। कैसे होते हैं? ऑटो स्टिमुलेट होते हैं। सर ऑटो स्टिमुलेट का बेटा मतलब क्या होता है? देखिए स्टिमुलेट, स्टिमुलेट होते हैं बच्चे। तो ये ऑटो स्टिमुलेट होते हैं, मतलब ये स्वतः ही सक्रिय होते हैं। कैसे बच्चे? देखिए स्वतः ही सक्रिय हो जाते हैं। इनको यहाँ पे सक्रिय करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये ऑटोमेटिकली स्टिमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, सक्रिय होना शुरू हो जाते हैं। देखिए ध्यान से। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि यहाँ से बेटा देखिए निकलने वाला एक रासायनिक पदार्थ है इनके अंदर से, और इनके अंदर से देखिए बच्चे निकलने वाले रासायनिक पदार्थ दो होते हैं। जरा समझना, छोटा छोटा प्यारा पॉइंट देखिए। तो इनके अंदर से मुख्यतः दो रासायनिक पदार्थ निकलते हैं। तो कौन कौन से निकलते हैं मैं एक एक करके आपको सारी बातें बताता हूँ। देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले देखिए बच्चे यहाँ से निकलने वाला जो रासायनिक पदार्थ देखिए वो यहाँ पे लवण होता है, जिसको हम सिंपल सी भाषा में सॉल्ट, देखिए यहाँ से निकलने वाले देखिए बच्चे लवण होते हैं। लवण के अलावा देखिए बेटा बहुत सारे खनिज निकलते हैं। इट मीन्स कि इनके अंदर से सॉल्ट और यहाँ पे मिनरल्स निकलना शुरू होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ से निकलने वाला देखिए बेटा पदार्थ है, इस पदार्थ को इन्होंने नाम दिया, कौन सा? एंजाइम नाम दिया है। इट मीन्स हम जब बात करेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे निकलने वाला जो पदार्थ है वो कौन सा? देखिए यहाँ पे एंजाइम है। ये छोटा सा प्यारा सा फैक्ट यहाँ पे समझिएगा कि निकलते तो बहुत सारे पदार्थ हैं, लेकिन इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कौन सा? देखिए एंजाइम हो जाता है। अब जरा समझो, छोटा छोटा प्यारा प्यारा फैक्ट मैं बता रहा हूँ। देखिए ध्यान से। एंजाइम के बारे में ही मैं आपको सारी बातें यहाँ पे लिख के दिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ध्यान से। एंजाइम की बात करते हैं तो ये वास्तव में किसका देखिए भाग है बच्चे? देखिए भाग होता है। तो आंसर है प्रोटीन का पदार्थ होता है। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिएगा। इसको ही देखिए बच्चे हम क्या बोलते हैं कि तो आंसर है जैव उत्प्रेरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैव उत्प्रेरक। और जैव उत्प्रेरक को बेटा इंग्लिश में कहा जाता है बायो कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं कि बच्चे? तो आंसर है बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। ये छोटा सा फैक्ट है, आप यहाँ पे जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि तो आंसर है बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। किसको बेटा? एंजाइम को। एंजाइम की हम बात करते हैं तो इसके अंदर देखिए बच्चे एक यहाँ पे सक्रिय भाग पाया जाता है। सुनो ध्यान से। और इसके अंदर पाया जाने वाला जो सक्रिय भाग होता है किसके अंदर? एंजाइम के अंदर। इसको बेटा देखिए कहा जाता है एपो एंजाइम। क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम कहते हैं। ये छोटा सा प्यारा सा फैक्ट आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि एंजाइम के अंदर पाए तो बहुत सारे पार्ट जाते हैं, लेकिन इसके अंदर एक मुख्य यहाँ पे सक्रिय पार्ट होता है जो बहुत ज्यादा एक्टिव पार्ट माना जाता है एंजाइम का। और इस पार्ट को बच्चे क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम कहते हैं। गलती मत कीजिएगा, सीधे सीधे फैक्ट बेटा देखिए बन जाता है। देखिए ध्यान से। अब हम जब बात करते हैं इसके अंदर पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ कौन से? देखिए एंजाइम है, मैं बता चुका हूं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखिए बड़ा बन जाता है। सुनो, अब इसके अंदर हम जब बात करते देखिए तो नलिका पाई जाती है। तो इस ग्रंथि को देखिए बच्चे क्या बोलते हैं? देखिए तो आंसर है नलिका युक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नलिका युक्त बोलते हैं। मतलब इनके अंदर यहाँ पे डक्ट पाई जाती है, नलिका पाई जाती है। अब जो एंजाइम्स होते हैं देखिए बच्चे, जो एंजाइम होते हैं वो यहाँ पे सीधे जाके देखिए बेटा रक्त में नहीं मिलते। इस पॉइंट को यहाँ पे समझना देखो ध्यान से। तो हम जब बात करते हैं एंजाइम्स के बारे में तो क्या एंजाइम्स यहाँ पे सीधे जाके रक्त में मिल जाते हैं? देखिए बच्चे, तो एंजाइम्स यहाँ पे हम जब बात करते हैं देखिए तो सीधे जाके हमारे रक्त में नहीं मिलते। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे ना समझना कि एंजाइम्स कभी भी रक्त में जाके सीधे नहीं मिलते, मतलब ये पहले मिलेंगे, अवशोषित होंगे। इस छोटा सा पॉइंट को यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए बहुत ही बढ़िया। हम जब बात करते हैं हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे एंजाइम्स के बारे में, तो एंजाइम्स का मैंने काम बता दिया, छोटा छोटा पॉइंट मैंने बता दिया। देखिए ध्यान से। एंजाइम्स बेटा देखिए हमारे शरीर के अंदर जो पाचन होता है उसमें मदद करते हैं। तो पाचन के अंदर यहाँ पे सहायता प्रदान करते हैं। छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे। इसके अलावा देखिए बच्चे ये यहाँ पे क्या करते हैं? पाचन में सहायता प्रदान करते हैं। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा एंजाइम्स के अंदर।
इसके अलावा देखिए हम जब बात करते हैं तो इनकी कमी से कोई ज्यादा भयंकर बीमारियां नहीं होती है। तो ये छोटा छोटा कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया, गलती मत कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया फैक्ट है जो बन सकता है। देखिए तो आकार बड़ा है, अधिक सक्रिय होते हैं, रासायनिक पदार्थ मिलता है, नलिका युक्त होते हैं बेटा, एंजाइम पाए जाते हैं और यहाँ पे पाचन के अंदर सहायता प्रदान करते हैं। ये सारा का सारा फैक्ट मैंने बता दिया, इसमें गलती मत कीजिएगा, एग्जामिनेशन के अंदर ये फैक्ट आपसे बन सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए। तो हम देखिए बेटा जिस चीज का अध्ययन करने वाले हैं, हमारा जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो किसको लेके, अंतःस्रावी को लेके है। तो अंतःस्रावी को लेके मैंने अब सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि अंतःस्रावी तंत्र वास्तव में वो तंत्र होगा जो हमारे शरीर के अंदर अधिक सक्रिय यहाँ पे ग्रंथियों से मिलकर बना है। और ये वो ग्रंथियां होती है जिनके अंदर यहाँ पे कार्य एक होते हैं, एक से अधिक होते हैं, एक से अधिक होते हैं। समझे छोटा सा पॉइंट, मतलब एक से अधिक होते हैं, लेकिन एक ऐसी ग्रंथियां हैं साहब जिनके अंदर यहाँ पे क्या पाई जाती हैं, तो जिनके अंदर नलिका मिलती है, नलिका नहीं पाई जाती। तो ये ऐसी ग्रंथियां हैं साथियों जो नलिका विहीन होती हैं, इनके अंदर यहाँ पे किसी प्रकार से नलिका नहीं पाई जाती। उनको हम शामिल करने वाले किसके अंदर, देखिए अंतःस्रावी में शामिल करने वाले हैं। अब जरा एनिमेशन के माध्यम से सारे के सारे कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही प्यारा एनिमेशन आपके सामने आने वाला है। हैव अ लुक देयर, देखिए ध्यान से आप यहां पे समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए बेटा जो चीजें मुझे पीपीटी पे लिखनी है वो पीपीटी पे लिखी हुई हैं, जो चीजें मुझे खुद लिखूंगा वो खुद लिखी हुई हैं। तो आप प्रॉपर नोट्स बनाना शुरू कर दीजिएगा मेरे साथ में, ठीक है, प्लीज देखिए ध्यान से। बेटा एक मिनट प्लीज। चलिए देखिए साथियों, अब देखिए हम जब बात करते हैं, देखिए अंतःस्रावी के बारे में जरा छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन देखिए बनता ही है कि अंतःस्रावी सिस्टम की जो खोज है या अंतःस्रावी तंत्र की जो खोज है वो किसके द्वारा की जा रही है। तो दो मुख्य वैज्ञानिक आने वाले हैं, पहले है बेटा विलियम बेलिस और दूसरे देखिए अर्नेस्ट स्टार्लिंग। तो यहाँ पे दो मुख्य वैज्ञानिक हैं जिनके द्वारा यहाँ पे सबसे पहले किसी खोज की गई है, देखिए बच्चे तो आंसर है अंतःस्रावी तंत्र की खोज की गई है। तो यहाँ पे दो वैज्ञानिकों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और अर्नेस्ट स्टार्लिंग की हम जब बात करते हैं तो इन्हीं के द्वारा बच्चे सबसे पहला यहाँ पे देखिए हार्मोन खोजा गया जिसका नाम है सेरोटोनिन। तो ये छोटा सा फैक्ट मैं बताऊंगा, टेंशन फैक्ट में बेटा आपको सारी सारी बताऊंगा, टेंशन ना लेना, ठीक है, बहुत अच्छे फैक्ट बनने वाले हैं। लेकिन ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल, इस टॉपिक को पहले समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे विलियम बेलिस हैं बच्चे, कौन देखिए अर्नेस्ट स्टार्लिंग है जिन्होंने इसकी खोज की है। अब हम जब बात करते हैं तो वर्ष 1902 के अंदर इन्होंने इसकी खोज की थी, तो गलती मत कीजिएगा। अब देखिए होता क्या साथियों कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी अंतःस्रावी तंत्र की ग्रंथियां जो पाई जाती है, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो पाए जाते हैं, उन सबका संपूर्ण एक साथ जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो उन सबका संपूर्ण अध्ययन बेटा कहलाता है एंडोक्राइनोलॉजी। क्या बोलते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। अब जरा समझिए, भले ही यहाँ पे अंतःस्रावी तंत्र की खोज करने वाले व्यक्ति यहाँ पे विलियम बेलिस और अर्नेस्ट स्टार्लिंग हो, लेकिन हमारे संपूर्ण ग्रंथियों का अध्ययन करने वाले जो व्यक्ति हैं साथियों वो ये नहीं है। इसको यहाँ पे कहने का जो श्रेय जाता है वो जाता है थॉमस एडिसन को। तो छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन बनता है, द फादर ऑफ द एंडोक्राइनोलॉजी किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ द एंडोक्राइनोलॉजी बेटा कहते हैं थॉमस एडिसन। कौन थे, थॉमस एडिसन थे, जिन्होंने हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे पाए जाने वाले संपूर्ण चीजों का अध्ययन किया था। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया, देखिए ध्यान से। तो आपको मैं यहाँ पे छोटा सा अंतर दिखा देता हूं। देखिए बेटा ये हमारे एक्सोक्राइन है और ये हमारे एंडोक्राइन है। ये हमारी देखिए बेटा बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, ये हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। आप देख पाएंगे कि इनका आकार यहाँ पे छोटा छोटा सा बड़ा बड़ा सा, देखिए तो इनका आकार काफी बड़ा बड़ा है, जबकि इनका आकार देखिए बच्चे कैसा है, नेक नेक सा छोटा छोटा सा आकार है। ये छोटे से कंसेप्ट को समझिए, देखिए ध्यान से। अब एक फैक्ट और देखिए ध्यान से बच्चे, आप देख पाएंगे कि अंतःस्रावी जो बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, तो बहिस्रावी ग्रंथियों के अंदर से कहीं ना कहीं कोई ना कोई नलिका देखिए निकली हुई है। यहाँ पे देखिए नलिका है छोटी सी, यहाँ पे देखिए बेटा नलिका निकली है, यहाँ पे नलिका निकली है, देखिए यहाँ पे बेटा नलिका निकली हुई है, मतलब इनके अंदर छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं। लेकिन हम जब बात करते हैं बहिस्रावी के बारे में, तो बहिस्रावी के अंदर कहीं पर भी आपको किसी प्रकार से कोई भी जो नलिकाएं हैं, जो भी डक्ट है वो नहीं मिलने वाले। तो दीज आर दी प्योरली डक्टलेस ग्लैंड्स, और इनके अंदर किसी ना किसी प्रकार के बच्चे देखिए नलिकाएं पाई जाती हैं, जो बेसिक बड़ा डिफरेंस है। इनके अंदर से निकलने वाला जो मुख्य रासायनिक पदार्थ है वो लवण है, खनिज पदार्थ
पदार्थ हैं और यहाँ पे क्या देखिए बच्चे, तो एंजाइम निकलते हैं। जबकि इनके अंदर से निकलने वाला जो मुख्य रासायनिक पदार्थ है साथी, वो कौन सा देखिए, तो आंसर है हार्मोन्स है। कौन से? हार्मोन्स हैं। ये छोटा सा प्यारा सा फैक्ट यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अब मेरे सामने ना एक छोटी सी प्यारी सी ग्रंथि आ गई है। इस प्यारे सी ग्रंथि को जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। एग्जामिनेशन में सीधे सीधे क्वेश्चन देखिए यहां से बन जाता है। देखिए आप देख पाएंगे कि ये हमारे शरीर में पाए जाने वाली प्यारी सी ग्रंथि है और इस ग्रंथि को बेटा हमने नाम दिया पैंक्रियास। क्या बोलते हैं? पैंक्रियास। जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्न्याशय बोलते हैं। अब सर अग्न्याशय की अगर मैं बात करूंगा, जरा समझने का प्रयास करना, छोटा सा प्यारा सा देखिए फैक्ट बेटा बन जाता है। देखिए अगर मैं अग्न्याशय की बात करता हूं तो अग्न्याशय हमारे शरीर में पाए जाने वाली एकमात्र यहाँ पे मिश्रित ग्रंथि है। सर मिश्रित ग्रंथि बोले तो एक ऐसी ग्रंथि है साहब जिसके अंदर यहाँ पे अंतःस्रावी के गुण भी होते हैं और यहाँ पे बहिःस्रावी गुण भी पाए जाते हैं। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखो ध्यान से, तो हम जब बात करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि ये एंजाइम्स का निर्माण भी करती है और हार्मोन्स भी निकालती है। अभी आपको बेटा सारी सारी मैं बताने वाला हूं, ये टेंशन ना लेना, ठीक है? देखो ध्यान से, बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे देखिए बेटा भाग पाए जाते हैं। आप ये सभी सभी छोटे छोटे भागों को जरा समझने का प्रयास कीजिए। अब जरा यहाँ पे देखिए सब, मैं इसी डायग्राम के अंदर थोड़ा सा चेंजेस है जो करके आपको सारा का सारा कंसेप्ट यहाँ पे समझा दूंगा। बोर्ड पे देखिए ध्यान से। अब ये हमारे शरीर के अंदर साथियों पाया जाने वाला छोटा सा डायग्राम है। आप देख पाएंगे साथियों कि मनुष्य के अंदर जो पुरुष है और जो महिला है, तो पुरुषों में महिलाओं के अंदर लगभग सभी प्रकार की ग्रंथियां समान पाई जाती हैं। बस एक ग्रंथि है साथियों जिससे पुरुष और महिला का जो बेसिक डिफरेंस है बनना शुरू हो जाता है, मतलब उनका जो लिंग का निर्धारण है वो होना शुरू हो जाता है। तो पुरुषों के अंदर साथियों पाए जाते हैं टेस्टिस, जिसे वृषण कहते हैं। जबकि महिलाओं की हम जब बात करते हैं साथियों देखिए, तो वहां पे अंडाणु मिलता है जिसे अंडाशय कहते हैं। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिएगा। तो अंडाशय और यहाँ पे हम जब बात करते हैं वृषण, जिसे टेस्टिस कहा जाता है, तो ये वो तत्व होते हैं जिनके अंदर से वो ग्रंथियां जिनके अंदर से साथियों यहाँ पे लिंग हार्मोन्स का निर्माण होता है, या उनके लैंगिक जो यहाँ पे क्रिया होती है उनका निर्माण होता है। तो आप देख पाएंगे कि बाकी सभी जो हमारे शरीर में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो समान है, मतलब इसमें किसी प्रकार से कोई भी अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि पुरुषों में और जो महिलाओं की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग देखा जाए तो हर प्रकार की ग्रंथियां कैसी है? समान है। अब मैं एक एक करके बेटा आपको पहले सारी की सारी ग्रंथियां समझा देता हूं, उसके बाद आपको मैं सारी की सारी बातें लिख पाऊंगा, ठीक है? अच्छी तरह से यहाँ पे देखिए बच्चे बोर्ड पे, मैं सीक्वेंस के साथ यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ, सीक्वेंस बनाना शुरू करूंगा, आपको यहाँ पे सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए तो सबसे पहले देखिए बच्चे, हम जब बात करते हैं सीक्वेंस में तो हमारे पास में बेटा पीनल ग्रंथि आएगी, फिर देखिए बेटा पीयूष ग्रंथि आने वाली है, फिर हमारे सामने देखिए अपटू ग्रंथि आ जाएगी, फिर हमारे सामने देखिए बेटा परा अपटू ग्रंथि आने वाली है, फिर 5वें नंबर पे देखिए थाइमस ग्रंथि आएगी, 6वें नंबर पे हम देखिए अग्न्याशय की बात करते हैं, 7वें नंबर पे देखिए बच्चे हमारे सामने अधिवृक्क ग्रंथि है, 8वें नंबर पे हम देखिए जब बात करते हैं तो यहाँ पे वृषण होगा, और 9वें नंबर पे हम जब बात करते हैं साथियों तो यहाँ पे कौन सा टेस्टिस है, सॉरी कौन सा अंडाशय है। तो ये हमारे ग्रंथियां हैं जो आपको मिलने वाली है। इस पॉइंट को जरा समझने का प्रयास कीजिएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखिए चलो मैं इसके कुछ थोड़े बहुत इंग्लिश नाम भी हैं वो जरा लिख देता हूं ताकि आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए बेटा पीनल ग्रंथि की हम जब बात करते हैं देखिए तो इसे कहा जाता है मानव शरीर का तीसरा नेत्र। क्या बोलते हैं? तीसरा नेत्र कहते हैं। ये छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन बनता है। देखिए पीयूष ग्रंथि को बेटा इंग्लिश में कहा जाता है पिट्यूटरी। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। अपटू ग्रंथि को देखिए बच्चे हमने एक नाम दिया है और इसको हम क्या बोलते हैं? देखिए थायराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायराइड बोलते हैं। तो हमारे गले के अंदर देखिए पाए जाने वाली जो ग्रंथि होती है, जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, वो कौन सी बच्चे? थायराइड होती है। देखिए फिर यहाँ पे परा अपटू ग्रंथि है और परा अपटू ग्रंथि को साथियों इंग्लिश में कहा जाता है पैराथायरॉयड। क्या बोलते हैं? पैराथायरॉयड ग्लैंड बोलते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड के बाद देखिए नीचे यहाँ पे पाई जाती है थाइमस ग्रंथि, और इसे इंग्लिश में देखिए बेटा यहाँ पे थाइमस ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थाइमस कहते हैं, इसमें गलती मत कीजिएगा। चलो अग्न्याशय की हम जब बात करेंगे साथियों तो अग्न्याशय के अंदर इसे कहा जाता है पेंक्रियास। क्या बोलते? देखिए पेंक्रियास बोलते हैं। इस छोटा सा फैक्ट यहाँ पे समझिएगा। अधिवृक्क ग्रंथि बेटा कहाँ मिलेगी? तो हमारी जो किडनी होती है ना, किडनी, तो किडनी के ऊपर यहाँ पे पाई जाती है कौन सी? अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। और अधिवृक्क ग्रंथि को बेटा इंग्लिश में देखिए कहा जाता है एड्रिनल। क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। ये प्यारा सा फैक्ट यहाँ पे समझिएगा। फिर देखिए बेटा पुरुषों के अंदर यहाँ पे जो मुख्य ग्रंथि का निर्माण होता है वो कौन सी होती है? देखिए वृषण होती है। तो पुरुषों के अंदर जो
ग्रंथि बेटा देखिए पाई जाती है, उस ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं, देखिए तो आंसर है टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिएगा। और देखिए यहाँ पे महिलाओं की हम जब बात करते हैं साथियों, तो महिलाओं के अंदर यहाँ पे ओवरी है, या फिर देखिए ओव्यूल्स कह दीजिएगा, जो भी आप कहना चाहें तो आप यहाँ पे कह सकते हैं। तो कुछ किताबें देखिए ओव्यूल्स बोलती है बच्चे, तो कुछ किताबें ओव्यूल्स बोलती है तो ओवरी बोलती है। इसमें कंफ्यूजन मत लेना, इसमें दोनों बातें कैसे सेम है। देखिए तो ये हमारे शरीर में पाए जाने वाली ग्रंथियां हैं। सर आपने एक चीज छोड़ दी है, हाइपोथैलेमस। बेटा हाइपोथैलेमस ग्रंथि नहीं है, ग्रंथि के रूप में काम जरूर करती होगी लेकिन ग्रंथि नहीं है, ये हमारे मस्तिष्क का भाग है। हमारे मस्तिष्क में देखिए बेटा एक होता है अग्र मस्तिष्क, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, देखिए यहाँ पे हाँ जो हमारा अग्र मस्तिष्क है, तो जो सेरिब्रम होता है हमारा, तो सेरिब्रम के बेटा दो हिस्से बनते हैं। देखिए सेरिब्रम होता है, उसके अंदर एक डाई एनएसिफिनॉल पाया जाता है अग्र मस्तिष्क के अंदर, उसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस पाए जाते हैं। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस बच्चे देखा जाए तो हमारे मस्तिष्क के भाग है, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर देखिए निर्माण करते हैं हार्मोन्स का, जिनका सीक्रेशन कहीं ना कहीं इन ग्रंथियों के द्वारा कर लिया जाता है। तो छोटा छोटा पॉइंट यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हमारे शरीर में बेटा देखिए पाए जाने वाली ग्रंथियां हैं जो आपको मिलने वाली हैं। देखिए तो सबसे पहले कौन सी है? पीनियल ग्रंथि है। फिर देखिए बच्चे पीयूष ग्रंथि है, फिर यहाँ पे अफ्टू ग्रंथि है, फिर यहाँ पे परा अफ्टू ग्रंथि है, पैराथायरॉयड ग्रंथि है। फिर देखिए थाइमस ग्रंथि हमारे छाती के बीचों बीच में मिलेगी। अग्न्याशय ग्रंथि हमारे शरीर में पाए जाने वाली एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। हम जब बात करते हैं अधिवर ग्रंथि के बारे में, तो यहाँ पर एड्रिनल होती है, और फिर टेस्टिस, और यहाँ पे देखिए ओव्यूल्स पाए जाते हैं। अब इसमें छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट देखिए ध्यान से बेटा, सुनो ध्यान से। हम जब बात करते हैं सबसे बड़े अंतःस्रावी, देखिए बेटा क्योंकि मैं अंतःस्रावी की बात कर रहा हूं तो मैं अंतःस्रावी की बात करूंगा, यहाँ पे बड़े स्रावी की बात करने वाला नहीं हूं। देखिए ध्यान से। तो अब बात करते हैं कि सबसे छोटी सबसे बड़ी कौन सी, देखिए ध्यान से। तो हम जब बात करते हैं देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि, जरा समझिए देखिए ध्यान से। तो हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बच्चे कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्रंथि बच्चे वो कौन सी है? अफ्टू है। कौन सी? अफ्टू है। सबसे छोटी की बात करते हैं तो देखिए भैया सबसे छोटी यहाँ पे कौन सी है, जरा समझिए देखिए ध्यान से। तो सबसे छोटी है बेटा जिसका नाम है पीयूष। क्या नाम है? देखिए यहाँ पे पीयूष है। अब आप में से बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज होंगे, सर कि हमने तो पीनियल पढ़ा है। बेटा गलत पढ़ा है जहां पढ़ा है, देखिए ध्यान से। बेटा अगर पीयूष ना दे आपको तो आंसर क्या हो जाएगा? पीनियल हो जाएगा। लेकिन अगर पीयूष दिया गया ऑप्शन के अंदर तो आप गलती से कभी भी पीनियल को आंसर मत लगाएगा। मैंने बहुत से लोग देखे हैं साथियों जो मेरे पास कॉपी पर लेके आते हैं, सर ये देखो इसमें तो हमने आंसर पीनियल पढ़ा हुआ है, आपने पीयूष बताया। लेकिन मैं उनसे बोलता हूं बेटा पहले ऑप्शन चेक कर, उस ऑप्शन में कहीं पर भी पीएच ग्रंथि नहीं दी जाती है। अगर पीएच ग्रंथि बेटा दी जा रही है ना, आप कभी भी ऑप्शन के अंदर पीनियल ग्रंथि को सबसे छोटी ग्रंथि नहीं कह सकते। लॉजिक क्लियर है? तो हाँ अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर ये नहीं दी गई है तो कह दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस छोटे से पॉइंट को यहाँ पे समझिए देखिए ध्यान से। तो सबसे बड़ी बच्चे हमारे शरीर में पाए जाने वाली अंतःस्रावी कौन सी है? देखिए थायराइड होती है जो हमारे गले में पाई जाती है, जैसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, यहाँ पे अप्टू ग्रंथि बोलते हैं। इसी के पीछे पैराथायराइड पाई जाती है। अब देखिए अग्न्याशय की बात करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर देखिए बेटा पाया जाने वाला एकमात्र जो मिक्स ग्लैंड है, कौन सा पे? मिक्स ग्लैंड। मतलब हम जब बात करते हैं तो इसको क्या कहते हैं बच्चे? देखिए तो इसे कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। इट मींस हमारे शरीर के अंदर ये अंतःस्रावी भी है और कैसी बच्चे? बहिस्रावी भी है। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिएगा। तो तीन चीज आपको यहाँ पे याद करनी है। पहला याद क्या करना है? देखिए ये छोटा सा डायग्राम है। अब देखिए बेटा मैं डायग्राम बना तो सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मुझे बनाने में, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है तो आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से देख पाएंगे। मैं वही बनाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि आपको मैंने यही पे सारी सारी बातें समझा दी, ठीक है? देखिए जहां पर बेटा मुझे बनाने की आवश्यकता है मैं आपको बनाऊंगा भी, ऐसा बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जहां पे डायग्राम ऑलरेडी अच्छे बने हुए हैं तो हम पहले उन्हीं का सहारा ले लेते हैं। क्या यहां तक की सारी बातें पूरी क्लियर है? गलती मत बताओ जल्दी से मुझे कमेंट के अंदर। मतलब तुम्हारे कमेंट बेटा मैं पढ़ूंगा, बस मैं उसका रिप्लाई नहीं करूंगा अभी, ठीक है? एक काम करते हैं बेटा, सुनो अभी ना क्लास के बाद तुम्हारी जो शिकायतें हैं वो सारी सारी हम पूरी कर लेंगे, ठीक है? शिकायतें नहीं मतलब तुम्हारा जो पीडीएफ का इशू आ रहा है वो मैं देख लेता हूँ बेटा, क्या दिक्कत आ रही है ना? हम बात कर लेंगे उसके ऊपर अभी।
चलो यहाँ तक की बात पूरी क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर, देखिए ध्यान से। अब देखिए बच्चे, हम जब चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, अब देखिए सबसे पहले बेटा मैं आपको ना एक छोटा सा ग्रंथि यहाँ पे पढ़ा देता हूँ। और देखिए ये पीयूष ग्रंथि नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि पीयूष ग्रंथि के बेटा टाइम हमारा हो जाएगा, तो ये आज नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको मैं, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इस पे पढ़ेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। ये एक काम करते हैं, इसको बाद में पढ़ लेंगे, इसको पहले बाद में पढ़ लेते हैं क्योंकि पीयूष ग्रंथि बहुत बड़ी है, बहुत कंसेप्चुअल है, और कम से कम मुझे बहुत ज्यादा टाइम चाहिए इसके लिए। तो एक काम करते हैं, इससे पहले हम छोटी सी ग्रंथि पढ़ लेते हैं, और छोटी सी ग्रंथि बेटा मैं आपको पहले पढ़ा देता हूँ जिसका नाम है अग्न्याशय। देखिए अग्न्याशय के बारे में आपको मैं पहले बहुत सारे फैक्ट हैं जो समझा दूंगा, क्योंकि उनको जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अग्न्याशय से बेटा बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो बन जाते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है सर कि अग्न्याशय मिलती कहाँ पर है, किस प्रकार से मिलती है, ये छोटे से प्यारे से डायग्राम को समझने का प्रयास कीजिएगा। अग्न्याशय के बारे में आपको सारा का सारा कंसेप्ट देखिए बेटा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, बोर्ड पे देखना ध्यान से कि सारा का सारा फैक्ट बेटा देखो यहाँ पे क्लियर करते हैं अग्न्याशय के बारे में। सबसे पहले हम दो डायग्राम, एक काम करते हैं दो डायग्राम बनाते हैं, एक ही डायग्राम में बनाते हैं, एक ही डायग्राम के अंदर आपको मैं सारा का सारा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, बोर्ड पे देखिए ध्यान से। बेटा एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा डायग्राम बना लूं पहले इसका प्लीज। क्या हो गया भैया, डायग्राम क्यों नहीं बन रहा आज? देखिए सर, ये छोटा सा जो मैंने डायग्राम बनाया है, इस छोटे से डायग्राम को जरा समझने का प्रयास कीजिएगा बेटा। देखिए बहुत ही कंसेप्चुअली आपको सारी सारी चीजें इसमें मिलने वाली हैं, और बहुत डिटेल से आपको मैं सारे सारे फैक्ट यहाँ पे समझा दूंगा, देखिए ध्यान से। देखिए बच्चे, ये हमारे शरीर के अंदर देखिए बेटा पाए जाने वाली एक मुख्य, यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पे एक भाग है, और इस भाग को देखिए बच्चे हम क्या बोलते हैं, अग्न्याशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्न्याशय बोलते हैं। अब अग्न्याशय को जरा समझने का प्रयास कीजिए, देखिए होता क्या है, देखिए बेटा किस प्रकार से होता है। देखिए कि ऊपर से देखिए बच्चे यहाँ पे नली आ रही है, देखिए ध्यान से, ऊपर से ना यहाँ पे नली आती है इस प्रकार से, देखिए बच्चे ये नली आ रही है, और ये नली इस प्रकार से आ रही है, और इसी प्रकार से देखिए बच्चे अग्न्याशय से देखिए निकलने वाली यहाँ पे नली है, ये दोनों के दोनों आपस में मिल जाती हैं। और फिर देखिए बच्चे ये नली कहाँ जाती है, मैं बता रहा हूँ, ये नली जाती है हमारे शरीर के अंदर देखिए बेटा एक छोटे से प्यारे से भाग में, और यहाँ पे देखिए जो आने वाला यहाँ पे जो भाग होता है ना, इस भाग को देखिए क्या बोलते हैं, ग्रहणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि ग्रहणी बोलते हैं। तो आप यहाँ पे इस प्रकार से उसको देख पाएंगे कि ये हमारे शरीर के अंदर देखिए बच्चे आने वाला यहाँ पे छोटा सा प्यारा सा पार्ट है, देखो ध्यान से इधर, ये आप यहाँ पे ऐसे समझने का प्रयास करना। आपको मैं सारा का सारा कंसेप्ट है जो यहाँ पे समझा रहा हूँ, देखिए बहुत ही बड़ी तरीके से। देखो ये देखो बच्चे क्या कंसेप्ट इसके अंदर आने वाला है। देखिए साहब, क्लियर है सारी बातें, देखिए यहाँ तक की। चलो अब जरा यहाँ पे देखो बच्चे, इधर इस डायग्राम में थोड़ा सा, अगर आप इस डायग्राम में ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे छोटी सी चीज यहाँ पे देखिए नजर आएगी। आप यहाँ पे देखिए बच्चे इस प्रकार के छोटे 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 देखिए यहाँ पे दाने देख पाएंगे, देखिए बच्चे ये, और ये जो दाने आपको नजर आ रहे हैं ये एक्चुअल में ही देखिए सबसे मेन चीज का निर्माण करते हैं। अब ये डायग्राम थोड़ा सा स्पष्ट और आपको अच्छा नजर आएगा, इस छोटे से फैक्ट को जरा समझने का प्रयास कीजिएगा अच्छी तरीके से, देखिए ध्यान से। अब मैंने क्या किया, देखिए इसके अंदर आपको बहुत सारे पार्ट्स है जो बना के दिखा दिए।
अब इस छोटे से डायग्राम को देखो बेटा, नोटिस करना। तो एक तो देखिए इसका ये वाला पार्ट हो गया, सिंपल से पॉइंट देखिए ध्यान से बच्चे। और हम जब बात करते हैं तो एक इसका देखिए आपको यहाँ पे छोटा सा पार्ट है जो नजर आएगा नीचे की तरफ। देखिए ये जो छोटा सा पार्ट है, देखिए बच्चे ये जो छोटा सा पार्ट है आपको ये नजर आने वाला है। तो इसके दो हिस्से नजर आएंगे। तो आपको देखिए इस डायग्राम में बच्चे दो हिस्से हैं जो नजर आने वाले हैं, किसके अंदर? तो आंसर है अंतःस्रावी के अंदर, बहिःस्रावी में, देखिए दोनों में। देखिए बच्चे ध्यान से। तो एक तो देखिए इसका ए वाला पार्ट है, ये पहला वाला पार्ट मान लीजिए, देखिए बच्चे ये पहला वाला पार्ट है। और एक देखिए बच्चे यहाँ पे कौन सा है? देखिए दूसरा वाला पार्ट है। मैं एक एक करके आपको सारा का सारा कंसेप्ट यहाँ पे समझा देता हूँ बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखिए साथियों, अब जरा कंसेप्चुअली समझने का प्रयास करना है। ये मैंने क्या क्या बना दिया है, छोटा छोटा सा डायग्राम है, देखिए ध्यान से बच्चे। ये आप जो ऊपर की ओर नलिका देख पाएंगे, देखिए बच्चे ऊपर की जो आने वाली नलिका है, इस नलिका को हमने क्या नाम दिया? देखिए ध्यान से बच्चे। तो इस नलिका को ही हमने देखिए बच्चे नाम दिया है कौन सी? हिपैटिक नलिका। क्या बोलते हैं? हिपैटिक नलिका, हिपैटिक नलिका बोलते हैं देखिए बच्चे। और ये जो हिपैटिक नलिका आती है, ये आती है देखिए बेटा फ्रॉम द यकृत, जिसे फ्रॉम द लीवर बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको एक चीज और नजर आएगी। देखिए बच्चे ध्यान से, आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको प्यारी सी नलिका है जो नजर आने वाली है इस वाले पॉइंट के अंदर। देखिए ये जो बेटा यहाँ पे नलिका नजर आ रही है आपको, इस नलिका को देखिए बच्चे हमने नाम दिया है कौन सी? देखिए तो आंसर है विरसंग नलिका। क्या बोलते हैं कि बच्चे? देखिए तो आंसर है विरसंग नलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि बच्चे? तो आंसर है विरसंग नलिका बोलते हैं। इसको हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं बच्चे? देखिए तो आंसर है विरसंग डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि बच्चे? तो आंसर है विरसंग की डक्ट बोलते हैं, नलिका बोलते हैं। ये छोटा सा प्यारा सा फैक्ट यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चे विरसंग की नलिका होती है, विरसंग की डक्ट होती है। अब आप कहेंगे सर ये जो आपने हिस्सा बना दिया है कौन सा हिस्सा? देखिए ध्यान से, ये जो हिस्सा आप देख पाएंगे, ये छोटा सा प्यारा सा हिस्सा जो देख पाएंगे बच्चे, ये हिस्सा देखिए देखा जाए तो यहाँ पे किसका? देखिए तो आंसर ग्रहणी है। तो ये हमारी ग्रहणी है जो भोजन को लेके आ रही है। इसके अंदर देखिए बच्चे भोजन इस प्रकार से आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। और भोजन यहाँ से कहाँ जाएगा? देखिए साथियों, तो भोजन यहाँ से जाने वाला है कहाँ पे? देखिए छोटी आंत में जाने वाला है। तो इस प्रकार से भोजन है जो ऊपर से नीचे प्रवेश करेगा और कहाँ जाएगा? छोटी आंत में जाएगा। अब इसके देखिए बेटा दो हिस्से बना दिए, तो इसका मैंने पहला हिस्सा बनाया, दूसरा हिस्सा बनाया। देखिए तो हम सबसे पहले देखिए बच्चे दूसरे वाले हिस्से की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे सामने कौन सा? देखिए दूसरा वाला हिस्सा है। तो दूसरा वाला हिस्सा देखिए बच्चे कैसा है? अंतःस्रावी है, बहिःस्रावी? देखिए तो दूसरा वाला हिस्सा देखिए बच्चे हमारा कैसा है? अंतःस्रावी है। अंतःस्रावी जिसको हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं? देखिए तो आंसर है एंडोक्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन बोलते हैं। अब जरा यहाँ पे बेटा कंसेप्ट को समझने का प्रयास करना कि सर इसका दूसरा वाला हिस्सा एंडोक्राइन कैसे हो गया? क्योंकि एंडोक्राइन ऐसे हो गया साथियों कि क्या आपको इस वाले हिस्से में कहीं पर भी किसी प्रकार से कोई नलिका नजर आ रही है? नहीं आ रही साहब। और मैं क्या बता चुका हूँ, देखिए जब नलिका नहीं होती है, जब नलिका नहीं होती है जिसे हम नलिका विहीन कहते हैं, तो नलिका विहीन को साथियों क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन। देखिए तो इसे बेटा क्या जाता है? एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन, एंडोक्राइन कहते हैं। ये छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से फैक्चुअल चीजें मैंने बता दी है। देखिए ध्यान से, अब ये जो हिस्सा होता है ना बेटा, इसे क्या बोलते हैं? तो इसे हम देखिए बेटा कहते हैं पूंछ वाला भाग। देखिए कौन सा? पे टेल वाला पार्ट होता है। ये अग्न्याशय का देखिए बच्चे कैसा हिस्सा? देखिए तो आंसर टेल वाला पार्ट है। अब जरा नोटिस कीजिएगा, बहुत ही प्यारा कंसेप्चुअली, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट। देखिए ध्यान से, देखिए साहब, अगर मैं किसी एक छोटे से भाग को यहाँ पे ऐसे उठा के देखूं, ध्यान से देखो, ये तो मैंने ये छोटा सा भाग उठा के देखा। इस छोटे से भाग को साथियों मैंने एक नाम दिया है। देखिए ध्यान से, इस छोटे से प्यारे से भाग को मैंने नाम दिया है। और इसको बेटा देखिए मैंने नाम दिया है क्या? तो आंसर है लैंगरहैंस की दीपिका। क्या बोलते हैं? लैंगरहैंस की दीपिका बोलते हैं। तो इसके अंदर देखा जाए तो छोटे छोटे बेटा आइसलेट पाए जाते हैं। देखिए ध्यान से, और इस छोटे छोटे आइसलेट को, इस छोटे छोटे देखिए बेटा भागों को हम क्या बोलते हैं? तो इनको देखिए बच्चे कहा जाता है लैंगरहैंस की दीपिका। क्या बोलते हैं? तो इनको देखिए बच्चे कहा जाता है लैंगरहैंस की दीपिका। और इनको इंग्लिश में बोलते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं? देखिए बच्चे तो आंसर है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जाना जाता है। देखिए अब ये क्या है? लैंगरहैंस की दीपिका है।
तो मैंने क्या बताया देखिए बच्चे कि हम जब बात करते हैं तो मैंने आपको ये बताया देखिए कि अग्न्याशय के अंदर यहां पर छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे बेटा देखिए यहाँ पे कण पाए जाते हैं, और इन छोटे छोटे कणों को बेटा क्या बोलते देखिए, तो आंसर है लैंगरहैंस की दीपिका बोलते हैं। छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझ गए। अब देखिए साहब, इस लैंगरहैंस की दीपिका की हम जब बात करते हैं तो लैंगरहैंस की दीपिका को बेटा क्या किया देखिए, मैंने 3 भागों में तोड़ दिया देखिए ध्यान से। तो इसके मैंने क्या किया, 3 हिस्से कर दिए। आप यहाँ पे छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इस लैंगरहैंस की दीपिका के अंदर देखिए बच्चे मैंने 3 पार्ट इसके करना शुरू कर दिए देखिए। तो सबसे पहला देखिए बेटा पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, और तीसरा पार्ट देखिए बच्चे आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा इस प्रकार से। देखिए, तो सबसे पहले देखिए बच्चे इसके मैंने 3 पार्ट्स कर दिए। ये इसका अल्फा वाला पार्ट है, ये देखिए बच्चे इसका यहाँ पे बीटा वाला पार्ट है, और आप देख पाएंगे बच्चे एक इसके अंदर यहाँ पे मिलने वाला देखिए गामा वाला पार्ट। तो ये 3 पार्ट्स है जो मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चे इसके अंदर मैंने देखिए बना दिया है कौन सा, देखिए तो आंसर है अल्फा वाला भाग बना दिया है। फिर देखिए बच्चे मैंने इसके अंदर देखिए बेटा बना दिया है कौन सा वाला भाग, देखिए तो आंसर है बीटा वाला भाग। और फिर देखिए बच्चे मैंने इसमें बना दिए कौन सा, देखिए तो आंसर है गामा वाला भाग बना दिया है। तो इसके मैंने 3 हिस्से कर दिए, 3 कोशिकाएं यहाँ पे कर दी हैं। या आप सिंपल सी भाषा में इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख दीजिएगा, भाग मत कीजिए। देखिए इसको आप यहाँ पे कोशिका कर दीजिए, कोशिका यहाँ पे ज्यादा सही शब्द लिखते देखिए। तो इसके अंदर 3 तरह की कोशिका मिलती हैं। तो देखिए बच्चे सबसे पहले देखिए अल्फा सेल मिलती है इसके अंदर। फिर इसके अंदर देखिए बेटा पाया जाती है कौन सी, यहाँ पे बीटा कोशिका पाई जाती है, बीटा सेल्स पाई जाती है। और फिर देखिए बच्चे इसके अंदर यहाँ पे गामा सेल्स पाई जाती है। ये हमने 3 सेल्स बना दी हैं। अब जरा समझिए, ये तीनों सेल्स इंपॉर्टेंट है। देखिए अल्फा है, बीटा है, और यहाँ पे हम जब बात देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, ये छोटा छोटा पॉइंट यहाँ पे देखिए, समझिए देखिए ध्यान से बच्चे। तो अल्फा सेल से सबसे पहले देखिए बच्चे यहाँ पे निकलने वाला जो पदार्थ है उसको देखिए बेटा बोलते हैं ग्लूकेगॉन। क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो आंसर है ग्लूकेगॉन कहते हैं। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए तो यहाँ पे निकलने वाला जो मुख्य पदार्थ है बच्चे, देखिए कौन सा में ग्लूकेगॉन निकलता है। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिए। यहाँ से देखिए साथियों निकलने वाला मुख्य पदार्थ है, और इसको ही देखिए हमने नाम दिया कौन सा, इंसुलिन नाम दिया है। क्या बोलते देखिए, तो आंसर है इंसुलिन निकलता है इसके अंदर से। किसके अंदर से बच्चे, तो आंसर है अल्फा से, बीटा से। तो आंसर है बीटा कोशिका से निकलने वाला जो मुख्य पदार्थ है उसको हमने क्या नाम दिया, देखिए बच्चे देखिए इंसुलिन नाम दिया है। और हमारे एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। कहां से बेटा, इंसुलिन से बनते हैं, देखिए ध्यान से। इसके अलावा देखिए हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे निकलने वाला एक रासायनिक तत्व है और है जो गामा कोशिकाओं से निकलता है, और यहाँ से साथियों निकलने वाला जो है उसको हम देखिए बोलते हैं सोमैटोस्टेटिन। ठीक है, तो यहां से देखिए बेटा निकलने वाला जो पदार्थ है उसको हम क्या बोलते हैं कि बच्चे, तो आंसर है सोमैटोस्टेटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोमैटोस्टेटिन बोलते हैं। देखिए ये 2 चीजें पढ़ लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गलती मत करना, मतलब एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है। लेकिन हाँ, आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है बच्चे वो कौन सा है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारी इंसुलिन ही है। कौन सी है, इंसुलिन ही है। अब देखिए इंसुलिन के बारे में आपको मैं क्या सारे के सारे फैक्ट है जो बताने वाला हूँ उनको जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। एग्जामिनेशन में बहुत सारे फैक्ट यहाँ से देखिए बन जाते हैं, सुनो ध्यान से। तो सबसे पहला देखिए बच्चे यहाँ पे क्या बनता है, देखिए ये एक प्रकार का हार्मोन है। क्या देखिए, हार्मोन है। इसका स्वाद देखिए बच्चे यहाँ पे कैसा होता है, देखिए तो आंसर है नमकीन यहाँ पे स्वाद होता है। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें देखिए सर्वाधिक मात्रा में देखिए पाया जाने वाली जो धातु है बेटा वो कौन सी, देखिए तो जिंक पाई जाती है। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिए। इसकी कमी से बच्चे होने वाली जो मुख्य बीमारी है, तो अच्छा ये छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि इंसुलिन की खोज यहाँ पे किसने की है। ये छोटा सा देखिए बेटा फैक्ट बन जाता है। देखिए तो इंसुलिन की यहाँ पे जो खोज है वो यहाँ पे किसके द्वारा की जा रही है, तो मैं लिख देता हूं देखिए बच्चे। तो यहाँ पे 2 व्यक्ति आने वाले, देखिए तो पहले है यहाँ पे फ्रेडरिक बेंटिंग, और दूसरे देखिए बच्चे यहाँ पे कौन से हैं, चार्ल्स एच बेस्ट। कौन है यहाँ पे देखिए, तो बेटा फ्रेडरिक बेंटिंग है, फ्रेडरिक जी बेंटिंग है पूरा नाम। और दूसरे कौन से देखिए बच्चे, तो आंसर है चार्ल्स एच बेस्ट है। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिएगा। और हम जब बात करते हैं बच्चे देखिए इसकी कमी से होने वाली मुख्य बीमारी यहाँ पे कौन सी है, तो इसकी कमी से बेटा होने वाली जो मुख्य बीमारी है इसको देखिए हमने सिंपल सी भाषा में देखिए बेटा नाम दिया है कौन सा पे, मधुमेह नाम दिया है।
जिसको देखिए बच्चे हम क्या बोलते हैं पे डायबिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं देखिए, तो आंसर है डायबिटीज कहते हैं। ये छोटा सा प्यारा सा फैक्ट है, मैंने बता दिया, गलती मत कीजिएगा। इसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में देखिए कौन सी धातु बेटा देखिए पाई जाती है, तो आंसर है जिंक पाई जाती है, जेडन पाई जाती है। यहाँ पे नमकीन स्वाद होता है। ये छोटा सा फैक्ट आप यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर सारी बातें। तो ये तो देखिए बेटा मैंने बताया वो किसके बारे में, देखिए अग्न्याशय के अंदर जब हम क्या बोलते हैं तो ये पाई जाती है कौन सी, तो आंसर है अंतःस्रावी है, बहिःस्रावी। देखिए जब ये अंतःस्रावी के रूप में काम करती है तो सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से बन जाता है। अब देखिए बच्चे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलो पहले जरा मुझे कॉन्सेप्चुअली ये बताओ कि यहाँ तक की सारी बातें बेटा चमकी है कि नहीं चमकी है, क्योंकि मैं आपको कंसेप्चुअली देखिए बहुत सारा कंसेप्ट है जो यहाँ पे देने वाला हूँ। देखिए बेटा बोर्ड पे सुनो। अब देखिए हम जब बात करते हैं इसके अंदर यहाँ पे जब ये किसके रूप में काम करता है, देखिए बच्चे, तो जब ये काम करता है किसके रूप में, देखिए तो अंतःस्रावी बहिःस्रावी। तो जब देखिए बच्चे ये काम करता है किसके रूप में, देखिए तो आंसर है अंतःस्रावी बहिःस्रावी के रूप में। तो आंसर है बहिःस्रावी के रूप में। देखिए ध्यान से, अब हम जब बात करते हैं तो ये काम करती है बेटा देखिए किसके रूप में, देखिए तो आंसर है बहिःस्रावी के रूप में। किसके रूप में, देखिए तो आंसर है बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करती है। जब देखिए बेटा ये बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करेगी तो इसके अंदर से यहाँ पे क्या निकलने वाली है, हार्मोन्स निकलने वाले हैं, एंजाइम्स निकलने वाले। देखिए तो इसके अंदर से बच्चे अब यहाँ पे निकलने वाले हैं हार्मोन्स या एंजाइम्स। तो अब इसके अंदर से देखिए बच्चे यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स का स्त्रावन होता है। किसका, देखिए एंजाइम्स का स्त्रावन होता है। और एंजाइम का स्त्रावन क्यों होता है, तो एंजाइम का बेटा स्त्रावन यहाँ पे किया जाता है भोजन को पचाने में। किसमें, के भोजन को पचाने में। जरा समझिए, तो हम जब बात करते हैं तो भोजन के पाचन में, तो भोजन के पाचन के अंदर देखिए इन एंजाइम की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। अब जरा समझो बेटा, मैं बहुत बढ़िया फैक्ट बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से। अब हम जब बात करते हैं एंजाइम्स के बारे में तो यहाँ पे 3 मुख्य एंजाइम्स हैं जो निकलने वाले हैं। देखिए तो बहिःस्रावी के अंदर यहाँ पे सबसे पहला बेटा देखिए निकलने वाला जो पहला एंजाइम है, इसका देखिए जो नाम है वो है ट्रिप्सिन। देखिए तो यहाँ पे पहला जो एंजाइम बेटा देखिए निकलता है, इस पहले से एंजाइम को देखिए हमने नाम दिया है कौन सा, तो आंसर है ट्रिप्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिप्सिन बोलते हैं। दूसरा देखिए बच्चे यहाँ पे निकलने वाला जो एंजाइम है, इसको देखिए हमने नाम दिया कौन सा बच्चे, तो आंसर है अमाइलेज। क्या बोलते हैं, देखिए अमाइलेज बोलते हैं। सिंपल सा पॉइंट यहाँ पे समझिए, अमाइलेज हो गया। देखिए ठीक है। और तीसरा देखिए बच्चे यहाँ पे निकलने वाला जो एंजाइम है, इसको देखिए हमने नाम दिया बच्चे देखिए कौन सा, तो आंसर है लाइपेस। क्या बोलते हैं बच्चे, देखिए तो आंसर है लाइपेस बोलते हैं। चलो अब ये 3 छोटे छोटे फैक्ट हैं जो आपको जरा समझने हैं कि किस किस का पाचन बेटा देखिए करते हैं। आपके एग्जामिनेशन में सीधे सीधे क्वेश्चन देखिए हमें बन जाता है। देखिए अब हम तीनों की जब पाचन की बात करते हैं तो ये किस किस का पाचन करते हैं, छोटा सा प्यारा सा फैक्ट यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन देखिए बेटा बन जाता है, सुनो। तो ट्रिप्सिन बेटा यहाँ पे पाचन करता है, देखिए किसका बच्चे, तो आंसर है प्रोटीन का पाचन करता है। इट मींस हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की पाचन में किसकी सहायता की आवश्यकता पड़ती है बच्चे, तो आंसर है ट्रिप्सिन की पड़ती है। एमाइलेज की देखिए बेटा हम जब बात करते हैं तो एमाइलेज हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, छोटा सा पॉइंट है। और लाइपेज की देखिए बेटा हम जब बात करते हैं तो लाइपेज हमारे शरीर के अंदर देखिए वसा का पाचन करता है, जो हमारे शरीर में देखिए बेटा फैट के पाचन में सहायता प्रदान करेगा। तो ये हमारे शरीर के अंदर देखिए बेटा फैट का पाचन करता है। ये छोटा सा प्यारा सा फैक्ट मैंने समझा दिया, इसमें गलती मत कीजिएगा। तो ये हमारे शरीर के अंदर बेटा पाचन करने वाले मुख्य देखिए एंजाइम्स हो जाते हैं। तो ये 3 मुख्य एंजाइम्स देखिए यहाँ पे कौन कौन से देखिए बच्चे, तो आंसर है ट्रिप्सिन है, दूसरा देखिए लाइपेज है, और तीसरा देखिए बच्चे कौन सा हमारा, तो आंसर है यहाँ पे अमाइलेज है। अब एक छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट देखिए ध्यान से, इन तीनों को बेटा एक साथ यहाँ पे एक नाम दिया जाता है, और इन तीनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं देखिए, तो इनको कहा जाता है पूर्ण पाचन रस। क्या बोलते हैं कि पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। ये छोटा सा फैक्ट भी यहाँ पे समझिएगा। देखिए तो इनको ही क्या कहते हैं बच्चे, तो आंसर है पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। और पूर्ण पाचन रस को बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखिए तो आंसर है टोटल डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। क्या बोलते हैं, टोटल
डाइजेस्टिव जूस के नाम से भी जाना जाता है। क्या छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया है? तो मैंने बता दिया आपको कि किस प्रकार से हमारी जो अग्न्याशय है ना, वो यहाँ पे दोनों के रूप में काम करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके एग्जामिनेशन में सीधी सीधी क्वेश्चन बनता है। अग्न्याशय में पाए जाने वाली ग्रंथि बच्चे कौन सी है? विरसन की नलिका है। ये समझ गए? क्योंकि इसके अंदर नलिका मिलती है और इसी नलिका के अंदर से देखिए बच्चे, ये सारा का सारा जो पूर्ण पाचन रस है, ये ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये जाते हैं किसके अंदर? देखिए बच्चे ग्रहणी के अंदर। और ग्रहणी के अंदर भोजन से मिलकर यहाँ पे क्या करते हैं? पूर्ण पाचन रस बनते हैं। तो पूर्ण पाचन बेटा रस देखिए मिलता कहां पर है? तो पूर्ण पाचन रस एक्चुअल में मिलता कहां पर देखिए बच्चे? तो ये मिलता है कहां पे? ग्रहणी में। कहां मिलता है? ग्रहणी में बनता है। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। लॉजिक क्लियर है कि यहाँ तक सारी बातें देखिए? तो बहुत ही कंसेप्चुअली बेटा आपको मैंने ये सारा का सारा फैक्ट यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, चलो चलिए साथियों, अब देखिए हम क्या करेंगे, जरा समझने का प्रयास करना बेटा। छोटा छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ही बड़ी तरीके से यहाँ तक की बात पूरी क्लियर हो चुकी है। अब देखिए साथियों, हम जब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट को जरा समझने का प्रयास करना। अब देखिए साथियों, हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर जरा समझिए। चलिए साथियों, अब देखिए साथियों, मैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर आपको यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पीयूष ग्रंथि है, वहां से क्लास लेना शुरू करूंगा। और ये क्लास देखिए बच्चे, अब आपको मैं सारी की सारी एनिमेशन के माध्यम से दिखाऊंगा। इसके नोट्स बेटा आपको एज इट इज यहाँ पे पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएंगे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पे हमारी पीडीएफ के माध्यम से एज इट इज सब चीजें पढ़ पाएंगे। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अब बायोलॉजी के अंदर बेटा वो पार्ट है जिसके डायग्राम बनाना थोड़े से मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब चीजें कॉम्प्लिकेटेड है। तो आपको मैं विद लॉट ऑफ एनिमेशन, विद लॉट ऑफ कंसेप्ट, आपको देखिए सारा का सारा कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो घबराएगा नहीं, आपको बेहतर से बेहतर चीजें हैं जो बेटा मिलने वाली है, बहुत ही बेहतर क्वालिटी एजुकेशन है जो मिलने वाला है। तो आज की क्लास में इतनी खत्म करेंगे। तो साथियों, आज हमारा जो सेशन है वो इतना ही सही होने वाला है। तब तक के लिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए साथियों घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।